हाँ जी, अभी क्या करना है आज? वेरिएशन इन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई। ठीक है, यही टॉपिक करना है, यानी ब्याज दर में बदलाव एवं मुद्रा पूर्ति का नियंत्रण। तो इस टॉपिक में बेसिकली क्या है, एक सेकेंड में स्क्रीन रोटेशन ऑन कर दूं। दिख रही है सबको स्क्रीन? ओके, 6 चैप्टर चल रहा है बच्चे, पेज नंबर 71 खत्म होने वाला है ये। तो इसमें ये है, इस टॉपिक में ये है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज करके हम मनी सप्लाई को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, यानी ब्याज की दर में परिवर्तन लाकर हम मुद्रा की पूर्ति को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी में क्या पढ़ा है हमने कि मुद्रा की पूर्ति को कैसे स्थिर रखना है। ठीक है, चेंजेस कैसे ला सकते हैं हम मनी सप्लाई में, यही पढ़ा है हमने। हाँ जी, तो अब ये पढ़ना है कि इंटरेस्ट में चेंज करके हम कैसे मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या है कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कब आती है, अर्थव्यवस्था में जो है वो स्थिरता कब आती है, जब मनी की सप्लाई और मनी की डिमांड एक दूसरे के इक्वल हो, जब ही इकोनॉमी में जो है वो स्टेबिलिटी आती है, स्थिरता आती है। ठीक है, हाँ जी, तो इसी की जरूरत क्यों पड़ी? जब भी इकोनॉमी में मनी सप्लाई और मैंने बोला कि इकोनॉमी जो है, अर्थव्यवस्था में स्थिरता कब आती है, जब इकोनॉमी में मनी सप्लाई और मनी डिमांड एक दूसरे के इक्वल होते हैं, जब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आती है। ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी किस लिए पड़ी है? ताकि अब इन केस मनी डिमांड और मनी सप्लाई में डिफरेंस आ जाए, मतलब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल ना हो, तो क्या होगा, हम मॉनेटरी पॉलिसी का यूज करेंगे और मनी सप्लाई और मनी डिमांड को क्या करेंगे, एक दूसरे के इक्वल लाएंगे। ठीक है, तो अब इस टॉपिक में पढ़ना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट के थ्रू हम कैसे मनी सप्लाई में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हम मनी सप्लाई की ही बात करेंगे, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो मनी डिमांड की बात नहीं करती, वो मनी सप्लाई में चेंज करके ही क्या करते हैं, इकोनॉमी में स्टेबिलिटी लाती है। हमने स्टार्टिंग में इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं कई बार। सबको क्लियर है ना ये बात? ओके, ठीक है, तो हमारा है ये देखो। हाँ जी, बोलो 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 रिया, बोलो। करना, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही थी बीच में, क्योंकि ये जो मॉनेटरी पॉलिसी का सॉरी, हाँ, मॉनेटरी हाँ, मॉनेटरी पॉलिसी जो है इसका टूल मेन मनी सप्लाई ही है, ये मनी डिमांड को कंसीडर नहीं करती है। इन जो मॉनेटरी अथॉरिटी ने मॉनेटरी पॉलिसी जो बनाई थी, मनी सप्लाई के अकॉर्डिंग बनाई थी। क्यों? क्योंकि जो गवर्नमेंट है, आरबीआई है, वो मनी सप्लाई में चेंजेस कर सकती है। मनी डिमांड कौन करती है? पब्लिक करती है। हम पब्लिक की डिमांड को चेंज नहीं कर सकते, हम सप्लाई को चेंज कर सकते हैं। इसीलिए जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो मनी सप्लाई से ही रिलेटेड होती है। ठीक है, क्योंकि मनी डिमांड कौन करेगा? पब्लिक। अब एक एक पब्लिक की डिमांड थोड़ी ना हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसीलिए। ठीक है, अब देखो डायग्राम के थ्रू देखो, ओ एक्स एक्सिस, ओ वाई एक्सिस। ओ एक्स एक्सिस पे हमने ले लिए क्वांटिटी ऑफ मनी, यानी मुद्रा की मात्रा। ओ वाई एक्सिस पे हमने ले लिया रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, हमारी जो इकोनॉमी है ये है, देखो ये है हमारी मनी डिमांड। ठीक है, मुद्रा की मांग। ठीक है, अच्छा, मुद्रा की मांग जो है, डिमांड फॉर मनी है, ये क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। क्यों होती है? आपको पता है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट से वो नेगेटिवली रिलेटेड होती है। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है।
रेट ऑफ इंटरेस्ट है कि जब ब्याज की दर जो है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ज्यादा होती है तो हम मनी की डिमांड कम करते हैं, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होती है तो मनी की डिमांड ज्यादा करते हैं। ठीक है, फिर है मनी सप्लाई जो है, हमने मनी सप्लाई रख ली कांस्टेंट। ठीक है, मनी सप्लाई, या फिर आप अपवर्ड स्लोपिंग भी ले सकते हो। आपकी बुक में हमने वर्टिकल शो की हुई है तो वर्टिकल ही लेते हैं, बाकी आप इसीलिए नहीं कर रहे क्योंकि मतलब वर्टिकल इसीलिए लिया है क्योंकि एकदम से मनी सप्लाई चेंज नहीं करते, वो धीरे धीरे मनी सप्लाई चेंज होती है। ठीक है, और बार बार भी नहीं कर सकते मनी की सप्लाई को चेंज। ठीक है, इसीलिए इसको वर्टिकल ही लिया है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट से ये अभी नई इन्फ्लुएंस हो रही है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कहाँ है? ई पॉइंट पे, जहां पे मनी सप्लाई और मनी डिमांड एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, इकोनॉमी कहाँ पे जो है वो स्टेबलाइज हो रही है, स्थिर कहाँ हो रही है अर्थव्यवस्था? जब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो ब्याज की दर है वो OR है और मुद्रा की मात्रा कितनी है? OM0। ठीक है, इतना समझ में आया? हाँ जी, समझ में आ गया? ओके, देखो हमने क्या किया है, हम देख रहे हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट से कैसे हम मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले क्या था हमारी, ये है MD जो है वो मनी डिमांड है, डिमांड फॉर मनी है। MS क्या है? मनी सप्लाई है। ठीक है, इक्विलिब्रियम कहाँ पे आएगा? संतुलन बिंदु ई पॉइंट पे, जहां पे मनी की डिमांड और मनी की सप्लाई एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इस पॉइंट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो OR है और क्वांटिटी ऑफ मनी यानी मुद्रा की मात्रा कितनी है? OM0 है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, किसी भी रीजन से क्या होता है, मनी सप्लाई जो है वो बढ़ जाती है। मनी सप्लाई अगर बढ़ गई, ठीक है, या फिर हम क्या करेंगे, मनी सप्लाई को कम करेंगे एक बार और एक बार बढ़ा के देखेंगे, फिर उस पर क्या करेंगे, उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं हम? रेट ऑफ इंटरेस्ट के थ्रू। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो OR से OR0 पे शिफ्ट हो गया। OR से OR0 हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया OR2। ठीक है, OR से OR2 पे शिफ्ट हो गया, तो इसका क्या असर पड़ा? तो मनी सप्लाई जो है वो क्या हो जाएगी? स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही? अभी देखो, अभी देखो, अभी ठीक है स्क्रीन? ब्लर्ड कैसे दिख रही है? देखो, अभी देखो, वरना बुक में देख लीजिए, सेम ही डायग्राम है। तो क्या होगा, अब मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है OR से OR2 इंक्रीज हो गई, तो इसका पड़ेगा, मनी सप्लाई जो है वो MS से MS2 शिफ्ट हो जाएगी, MS से कम हो जाएगी। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा तो मनी सप्लाई जो है वो कम हो गई। ठीक है, मनी सप्लाई कम हो गई और क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ आ गया? E1 E2 पे। ठीक है, जहां पे मनी डिमांड और मनी की सप्लाई एक दूसरे के इक्वल है और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्वांटिटी ऑफ मनी कितनी हो जाएगी? OM2। ठीक है, फिर दूसरा केस हम लेते हैं कि मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो OR से OR1 हो गया, OR1 हो गया। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया तो क्या हुआ, मनी सप्लाई जो है वो MS से MS1 हो जाएगी, MS1 हो जाएगी। ठीक है, और आपका वो क्या है, ये क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट E1 पे और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपकी क्वांटिटी ऑफ मनी क्या आ जाएगी? OM1। ठीक है, तो इससे क्या पता चला कि हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज करके क्या किया, मनी सप्लाई को कंट्रोल कर लिया। ठीक है, कि मान लो पहले हमारी जो इक्विलिब्रियम था वो E पॉइंट पे था, किसी भी रीजन से क्या हुआ, मनी सप्लाई तेजी आ गई इकोनॉमी में। ठीक है,
इन्फ्लेशन आ गया, तेजी आ गई, तो हमें क्या करना है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है। हाँ जी, मनी सप्लाई कम करनी है तो क्या करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने बढ़ा दिया तो इसका क्या फर्क पड़ा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने से मनी सप्लाई जो है वो कम हो गई, ठीक है, मनी सप्लाई कम हो गई, ठीक है। फिर इसका ऑपोजिट केस लेते हैं कि मान लो मंदी चल रही है इकोनॉमी में, मंदी चल रही है इकोनॉमी में, तो हमें क्या करना है, मनी सप्लाई को बढ़ाना है, तो हम क्या करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कर देंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम किया तो क्या हुआ, हमारी जो मनी सप्लाई है वो बढ़ गई, ठीक है। तो हमने क्या देखा इस डायग्राम के थ्रू कि रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज करके हमने क्या किया, मनी सप्लाई को कंट्रोल किया। क्लियर है, तो कोई प्रॉब्लम इस टॉपिक में? जी बताओ, बोल। हाँ, जहां पे भी आपकी मनी डिमांड और मनी सप्लाई एक दूसरे के इक्वल है, वहां पे आपकी इकोनॉमी जो है वो इक्विलिब्रियम में आ जाती है, ठीक है। तो कैसे भी किसी भी पॉइंट पे, जैसे मान लो इन्फ्लेशन का पॉइंट है, तो हमें क्या करना है, मनी सप्लाई को कम करना है। मनी सप्लाई क्या है, बहुत बढ़ गई, ठीक है, बढ़ गई, इक्विलिब्रियम से हट गई, तो हम क्या करेंगे, कम करेंगे, कम करेंगे मनी सप्लाई, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देंगे, तो इक्विलिब्रियम आपका यहाँ आ गया। इक्विलिब्रियम कहाँ आएगा, जहां पे आपकी मनी डिमांड और मनी सप्लाई एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है, वहीं आएगा। ओके, अब हमें करना है मौद्रिक नीति की कार्य प्रणाली, संचारित प्रक्रिया, वर्किंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी एंड ट्रांसमिशन मैकेनिज्म, कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो काम कैसे करती है, मेन चीज ये देखना है। तो अब इसके थ्रू हमें क्या करना है, हमने पहले देख लिया कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो क्या करती है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करके चलती है, ठीक है, मनी सप्लाई के थ्रू चेंजेस लाती है इकोनॉमी में, ठीक है। अब पूरी वर्किंग प्रोसेस कैसे होती है, कि कैसे वो काम करेगी, कैसे मनी सप्लाई को कंट्रोल करेगी, वो देखना है, ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या करती है, सबसे पहले एग्रीगेट डिमांड को, यानी समग्र मांग को, और वास्तविक जीडीपी को एवं कीमत स्तर को प्रभावित करती है, ठीक है। यानी एग्रीगेट डिमांड को, रियल जीडीपी को और प्राइस लेवल को क्या करेगी, प्रभावित करेगी, इन्फ्लुएंस करेगी, ठीक है। और ये कैसे करती है वो देखना है, वो करती है मॉनेटरी पॉलिसी में चेंजेस लाके, ठीक है, ट्रांसमिशन मैकेनिज्म से, ठीक है। संचारित प्रक्रिया, संचारित प्रक्रिया क्या है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मौद्रिक नीति में परिवर्तन समग्र मांग को प्रभावित करता है, ठीक है। यानी मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू हम जब एग्रीगेट डिमांड में चेंज करते हैं उसको क्या कहते हैं, ट्रांसमिशन मैकेनिज्म, संचारित प्रक्रिया, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू हम क्या करेंगे, एग्रीगेट डिमांड में चेंज लाएंगे, और एग्रीगेट डिमांड में एकदम से चेंज नहीं ला सकते, वो देखते हैं प्रोसेस कैसे होती है, ठीक है। तो एक एक करके हम पढ़ते हैं कि कैसे ट्रांसमिशन मैकेनिज्म जो है, ये संचारित प्रक्रिया कैसे काम करती है, वो देखते हैं। तो सबसे पहला है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज दर निवेश दर को प्रभावित करता है। क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना वो सबसे पहले इंपैक्ट किस पे डालती है, इन्वेस्टमेंट पे, ठीक है। और हमें पता है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर और निवेश में कैसा संबंध है, विपरीत संबंध है, हाँ जी, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट में और इन्वेस्टमेंट में कैसा रिलेशन है, नेगेटिव इनवर्स रिलेशनशिप है। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है तो इन्वेस्टमेंट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और क्यों कम होती है पता है आपको, क्योंकि ब्याज की दर ज्यादा है, हम लोन कम ले पाएंगे, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है, हम लोन कम ले पाएंगे, इसीलिए क्या होता है, इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है तो। इसके ऑपोजिट अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कम है तो क्या होगा, हमारा निवेश जो है, इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ जाएगी। तो दोनों में कैसा रिलेशन है, विपरीत रिलेशन संबंध है, इनवर्स रिलेशनशिप, ठीक है। तो अभी आपकी बुक में क्या दे रखा है,
कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को चेंज करके हम क्या कर सकते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज करके हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में चेंज ला सकते हैं। ठीक है, यानी निवेश व्यय में परिवर्तन ला सकते हैं। ठीक है, निवेश व्यय में कैसे परिवर्तन लाएंगे, ये अभी डायग्राम के थ्रू देखो आप। यहां हमने ले लिया क्वांटिटी ऑफ मनी। ठीक है, इधर हमने लिया रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, ये हमने ले लिया मनी डिमांड, डिमांड फॉर मनी। ठीक है, ये है हमारा सप्लाई ऑफ मनी, मनी सप्लाई। ठीक है, अब क्या है, हमने अभी इस वाले डायग्राम में देखा तो सेम ही प्रोसेस हम फॉलो करेंगे कि पहले इक्विलिब्रियम कहाँ है, ई पॉइंट पे है। ठीक है, तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ओ आर। ठीक है, फिर क्या हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट ओ आर से ओ आर टू हो गया, ओ आर टू हो गया तो क्या होगा, आपकी मनी सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी, एम एस से एम एस टू हो जाएगी। ठीक है, ये सॉरी एम ओ एम नोट था, ये एम टू हो जाएगा। और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ओ आर से ओ आर वन हो गया यानी कम हो गई तो क्या होगा, आपकी मनी सप्लाई जो है वो बढ़ जाएगी। हमने यही देखा, हाँ जी यही देखा था। अब देखो, जब मनी सप्लाई बढ़ती है, जब मनी सप्लाई बढ़ेगी तो क्या होगा, आपकी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा। ठीक है, निवेश व्यय भी बढ़ेगा। निवेश करने पे हम ज्यादा खर्चा करेंगे, निवेश के लिए ज्यादा खर्चा करेंगे अगर हमारी मनी सप्लाई बढ़ती है तो। ठीक है, हमने क्या देखा, मनी सप्लाई और रेट ऑफ इंटरेस्ट में कैसा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है। और हमें ये पता है इन्वेस्टमेंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट, सॉरी हाँ, इन्वेस्टमेंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी नेगेटिव रिलेशन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अभी पहले इसके थ्रू इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का देखेंगे। ठीक है, कि इन्वेस्टमेंट पे, निवेश पे हम कितनी स्पेंडिंग करते हैं, कितना खर्चा करते हैं। ठीक है, तो वो किस पे डिपेंड है, हमारा बनेगा ये, हमने यहां पे ले लिया इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग। ठीक है, यहां इस साइड ले लिया रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले ओ आर है तो क्या होगा, हमारी क्या बनेगी, हम इस पॉइंट पे करेंगे इन्वेस्टमेंट। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गई ओ आर से ओ आर टू तो हम क्या करेंगे, हमने क्या की, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गई तो हम अभी क्लियर आ रही है, अभी ठीक है, क्या हो गया स्क्रीन को, अभी देखो ब्लड कैसे आ रही है, नेटवर्क भी ठीक है, पता नहीं। देखो, अच्छा सुन लो, आप अपनी अगर स्क्रीन नहीं दिख रही है आप अपनी बुक में देख लीजिए। ठीक है, आवाज तो ठीक है ना, अच्छा। तो क्या है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, निवेश हम कम करेंगे। ऑब्वियसली हमें पता है कि इन्वेस्टमेंट में और रेट ऑफ इंटरेस्ट में कैसा संबंध है, विपरीत संबंध है। तो क्या होगा, जब हम ओ एम, जहां पे हम ओ एम निवेश कर रहे थे तो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बढ़ जाएगी तो हम कितना करेंगे, ओ पी यहां तक कर देंगे। ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जब कम हो जाएगी, ओ आर से ओ आर वन हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, निवेश बढ़ा देंगे। ठीक है, इस पॉइंट पे कर देंगे ओ एन तक। अब इन तीनों पॉइंट्स को मिलाया तो हमारे पास क्या बन गया, क्या मिला हमारे पास, हमको क्या मिला, इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व, निवेश मांग वक्र बन गया हमारे पास। ठीक है, यानी हमने क्या किया, मनी सप्लाई में चेंज करके, यानी मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू रेट ऑफ इंटरेस्ट का सहारा लेके, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंजेस लाके मनी सप्लाई में चेंजेस लाए। ठीक है, और मनी सप्लाई के थ्रू ही हम क्या जज कर सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट कितनी होगी। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट में कैसा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन। ठीक है, अब आगे हमें देखना है, अब आगे हम देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर,
ये वाला डायग्राम है ना, ये वाला हमने बना लिया कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, हमारे पास इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व आ गया, ठीक है, निवेश मांग वक्र हमारे पास आ गया। तो अब ये देखेंगे इससे जो है वो मनी सप्लाई में कैसे चेंज ला सकते हैं, ठीक है, यानी इकोनॉमी में कैसे स्टेबिलिटी ला सकते हैं इसके थ्रू, ठीक है। इसके थ्रू क्या होगा, अब देखो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, ठीक है, एक प्रोसेस देखो, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ी, इसका मतलब क्या है, इन्वेस्टमेंट में खर्चा बढ़ा तो क्या हुआ, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बढ़ा, यानी समग्र व्यय बढ़ गया, निवेश पे व्यय बढ़ा तो समग्र व्यय बढ़ गया, ठीक है। और हम क्या मान के चल रहे हैं, जो हमारी कीमतें हैं, प्राइसेस जो है वो स्थिर हैं, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, तो क्या होगा, प्राइसेस कम है, खर्चा बढ़ गया, यानी इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, ठीक है, एक्सपेंडिचर बढ़ गया, एक्सपेंडिचर बढ़ने से क्या होगा, व्यय बढ़ने से, समग्र व्यय बढ़ने से क्या होगा, हमारा रियल जीडीपी भी बढ़ेगा। अभी मैं डायग्राम के थ्रू बताऊंगी आपको कि समग्र व्यय बढ़ने से आपका जीडीपी बढ़ता है, ठीक है। जीडीपी बढ़ेगा मतलब लोगों के पास पैसा आएगा, पैसा आएगा और कीमतें क्या है, स्थिर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, लोगों की एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, हाँ जी, डिमांड बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी जी, कांस्टेंट है, और खर्चा, एग्रीगेट स्पेंडिंग, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बढ़ गया, ठीक है, तो एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ जाएगी। अब एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से आपका डायरेक्टली प्राइसेस जो है वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि जब डिमांड बढ़ती है तो आपका क्या होते हैं, प्राइसेस अपने आप बढ़ते हैं। एक बार हमने स्टेबल ले लिए, स्टेबल थे तो डिमांड हमारी बढ़ गई थी, लेकिन जैसे जैसे डिमांड और आगे बढ़ती जाती है तो प्राइसेस जो है वो स्थिर नहीं रहते, कीमतें स्थिर नहीं रहती, कीमतें भी बढ़ने लग जाती हैं, ठीक है। हाँ जी, समझ में आया। अच्छा, कीमतें बढ़ेंगी तो इनडायरेक्टली क्या होगा, कीमतें बढ़ने पे रियल जीडीपी बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है, कीमतें बढ़ने पे रियल जीडीपी बढ़ेगा। और हमारा क्या एजेंडा है, मॉनेटरी पॉलिसी से हमने क्या प्रूव किया कि हम जीडीपी बढ़ा सकते हैं। तो अभी डायग्राम के थ्रू ये देखो, देखो हम कहा थे, हमने कहा छोड़ा था, हमने इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व बना दिया था, ठीक है, मनी सप्लाई और रेट ऑफ इंटरेस्ट के थ्रू हमने क्या बनाया था, निवेश मांग वक्र। यहां तक सबको क्लियर है, हाँ जी क्लियर। अब क्या करेंगे, ये देखो चार डायग्राम है, इसकी वर्किंग कैसे होती है मॉनेटरी पॉलिसी की, वो देखो आप। दिख रहे हैं आपको, स्क्रीन दिख रही है अच्छे से? हाँ जी, स्क्रीन दिख रही है, हाँ जी बोलो। मैं दिखाऊंगी, अभी डायग्राम से शो करूंगी, एक बार रुको, डायग्राम से शो करूंगी फिर पूछना। हमने कहाँ पे छोड़ा था, ये था हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, यहाँ पे हमने क्या लिया था, रेट ऑफ इंटरेस्ट। हमारे पास क्या आ गया था, इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व, ठीक है, निवेश मांग वक्र आ गया था, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जब OR है तो क्या था हमारा, ए पॉइंट पे हम इतना निवेश पे व्यय कर रहे थे, खर्च कर रहे थे, ठीक है। फिर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर OR1 आ गई तो हमने क्या किया, निवेश पे व्यय करना बढ़ा दिया, ठीक है। हाँ जी, पहले हम क्या कर रहे थे, OM खर्चा कर रहे थे निवेश पे, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कम आ गया तो हमने क्या किया, निवेश पे खर्चा बढ़ा दिया, OM से ON तक, ठीक है, क्लियर है, यही पढ़ा था हमने, ठीक है। फिर क्या हुआ, अब निवेश पे व्यय बढ़ गया, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ गया, तो इसका क्या फर्क पड़ा, इससे क्या होगा, हमारा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, समग्र मांग जो है वो समग्र व्यय जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट पे एक्सपेंडिचर बढ़ा है, निवेश पे व्यय बढ़ा है, तो समग्र व्यय भी बढ़ जाएगा, ठीक है। समझ में आई ये बात। तो हमने OY एक्सिस पे ले लिया एग्रीगेट एक्सपेंडिचर और OX एक्सिस पे हमने ले लिया
रियल जीडीपी, ये हमने पहले वाले सेमेस्टर में पढ़ा हुआ है, ठीक है। क्या हुआ? क्या एक्सप्लेन करूं? देखो पे, देखो इन्वेस्टमेंट पे हमने खर्चा बढ़ा दिया, व्यय बढ़ा, एक्सपेंडिचर बढ़ा इन्वेस्टमेंट पे, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गई तो, ठीक है, पहले डायग्राम में ये किया। फिर क्या हुआ, हमने इन्वेस्टमेंट पे खर्चा बढ़ाया तो समग्र खर्चा यानी एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, समग्र व्यय बढ़ जाएगा। हाँ जी, इन्वेस्टमेंट में बहुत ज्यादा खर्चा बढ़ गया तो समग्र व्यय भी बढ़ेगा, ठीक है। अब क्या है, अब वही वाला डायग्राम बनाओ। ये क्या था आपका, लाइन ऑफ रेफरेंस होती थी ना, ए इज इक्वल टू वाई, 45 डिग्री का एंगल, याद है? हाँ जी। फिर ये क्या था, ए ई कर, ए ई कर्व, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, समग्र व्यय वक्र, ठीक है। अब क्या हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गई तो हमारा खर्चा बढ़ गया, ठीक है, इन्वेस्टमेंट पे हमारा खर्चा बढ़ गया था तो हमारी समग्र व्यय भी बढ़ जाएगी, ए ई से ए ई 1 हो जाएगी, ठीक है। अब जब ए ई थी तो हमारा जीडीपी कितना था, ओ वाई। अब क्या है, हमारा ए ई 1, ए ई से ए ई 1 हो गया तो हमारी जीडीपी कितनी बढ़ गई, ओ वाई से ओ वाई 1। इतना समझ में आ गया? क्या किया, इन्वेस्टमेंट में खर्चा बढ़ गया तो समग्र व्यय बढ़ जाएगा, समग्र व्यय बढ़ने से क्या हुआ, हमारा जीडीपी बढ़ गया। क्लियर है? क्लियर है? क्या हुआ? वॉइस क्लियर नहीं है अभी, देखो अभी चेक करो, क्लियर है? अच्छा, एग्रीगेट आपका समग्र व्यय ए से ए ई 1 बढ़ गया, किसकी वजह से बढ़ा, आपकी बुक में लिखा हुआ है एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, कि निवेश व्यय के बढ़ने के कारण आपका समग्र व्यय ए ई से ए ई 1 बढ़ गया है, ठीक है। अच्छा, ए ई से ए ई 1 अगर बढ़ जाता है आपका समग्र व्यय तो क्या होगा, जीडीपी आपका ओ वाई से ओ वाई 1 बढ़ गया, आपने डायग्राम के थ्रू देख लिया। हाँ जी, देख लिया। अब सी पार्ट में देखो, सी पार्ट में हम क्या करेंगे, तीसरे डायग्राम में हमने क्या लिख रखा, प्राइस लेवल जो है हमने कांस्टेंट रखा, ठीक है, प्राइस जो है वो ओपी प्राइसेस स्थिर है, ठीक है, हमारी एग्रीगेट डिमांड है एडी, ठीक है। अब क्या है, जीडीपी बढ़ जाएगा यानी इनकम लेवल बढ़ गया, ओ वाई से ओ वाई 1, और कीमतें स्थिर हैं, कीमतें स्थिर है तो इससे क्या होगा, हमारी डिमांड जो है वो बढ़ा देंगे, एडी से एडी 1 हो जाएगी, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, समझ में आया? ठीक है, यहाँ पे हम ले रहे हैं जीडीपी, ओ वाई से ओ वाई नॉट, ठीक है, ई से ई 1। फिर क्या हुआ, हमारा क्या है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ गई एडी से एडी 1, उससे क्या हुआ, हमारा इक्विलिब्रियम जो प्राइस है और जीडीपी है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड बढ़ गई है, समग्र मांग बढ़ गई है तो हमारा इक्विलिब्रियम, संतुलन, जो कीमत है, संतुलित कीमत है और संतुलित जीडीपी है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, आपकी बुक में लिख रखा है, में वृद्धि होने के कारण समग्र मांग में वृद्धि होती है जो बदले में अर्थव्यवस्था के वास्तविक जीडीपी एवं कीमत स्तर में वृद्धि करता है, ठीक है। यानी एग्रीगेट डिमांड में चेंज होने की वजह से क्या होगा, आपकी इकोनॉमी में क्या चेंजेस आएंगे, कीमतों में चेंजेस आएंगे और आपकी किसमें, जीडीपी में चेंजेस आएंगे, ठीक है। फिर क्या होता है, फिर क्या हुआ, तो अभी देखते हैं फोर्थ पार्ट में कैसे होता है चेंज। तो नया प्राइस लेवल क्या हो जाएगा, अब देखो आपकी है एग्रीगेट डिमांड है एडी,
ठीक है। एग्रीगेट सप्लाई क्या है, AS1, ठीक है, AD1। प्राइस लेवल क्या है, OP, ठीक है। अब क्या हुआ, एग्रीगेट डिमांड बढ़ गई, एग्रीगेट डिमांड AD से AD2 हो गई, ठीक है। तो क्या होगा, प्राइस लेवल OP से कितना बढ़ गया, OP1, ठीक है। और GDP जो था OY था, तो OY से OY1 बढ़ गया। हाँ जी, बढ़ गया, बढ़ गया आपका, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, हमने क्या देखा, हमने सबसे पहले क्या किया, फर्स्ट में रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम किया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कैसे किया हमने, मनी सप्लाई के थ्रू। हमने इस डायग्राम में देखा था ना कि मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए हमने क्या किया था, रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम किया था। और रेट ऑफ इंटरेस्ट के थ्रू ही हमने क्या क्या निकाला था, इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व, ठीक है, निवेश मांग वक्र निकाला था, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कम किया था, ठीक है। उससे क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, यानी निवेश पर व्यय बढ़ गया था, ठीक है। निवेश पर व्यय बढ़ने से क्या हुआ, समग्र व्यय बढ़ गया, ठीक है। समग्र व्यय बढ़ने से क्या हुआ, एग्रीगेट डिमांड बढ़ गई, यानी समग्र मांग बढ़ गई। और समग्र मांग के बढ़ने से क्या रिजल्ट निकला कि जीडीपी भी बढ़ गया और आपका प्राइस लेवल भी बढ़ गया इकोनॉमी में, ठीक है। हाँ जी, समझ में आया। तो कैसे इसने पूरी इकोनॉमी को मॉनेटरी पॉलिसी कैसे काम करती है, उसने क्या किया, मनी सप्लाई में चेंज करके पूरी इकोनॉमी को कैसे स्टेबलाइज किया है। देख लिया आपने कि मनी सप्लाई सबसे पहले क्या किया था उसने, पहले वाले डायग्राम में मनी सप्लाई में चेंज लाया था, उसके थ्रू इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व बनाया, फिर क्या किया, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर में चेंज किया, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर में चेंज आने की वजह से एग्रीगेट डिमांड में चेंज आया, एग्रीगेट डिमांड में चेंज आने की वजह से आपके प्राइसेस में भी चेंज आया और जीडीपी में भी चेंज आया, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या निकला कि हम मॉनेटरी पॉलिसी से क्या हुआ, हमने इकोनॉमी क्या कर दी, स्टेबलाइज कर दी। क्लियर है, ओके।